अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई हैं चीफ जस्टिस साहब की, और उनमें एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसका मुझे एतराज़ है बहैसियत सिटीज़न ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जब कोई बात आ जाती है, फ़ैसला आ जाता है, ये गुफ्तगू हो जाती है, ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है, फिर उसको डिस्कस भी किया जा सकता है, हमें उसकी भी इजाज़त है। वो सब जुडिस नहीं है, ऑब्जर्वेशन सब जुडिस नहीं हो सकती, कोर्ट की प्रोसीडिंग सब जुडिस ज़रूर होती हैं। आज जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप लोग मिलकर बैठें तो कोई हम गुंजाइश निकालते हैं, तो बड़े अदब के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुंजाइश कैसे निकलेगी। आइन तो बड़ा पाबंद करता है आपको, कानून जो है वो तो आपको एक लकीर पे चलाता है, वो गुंजाइशें निकालने का नाम तो नहीं है। और किस कानून के तहत, आइन की किस शिक के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरी बारी ये बात हुई है कि सियासी जमातें अगर मिलकर बैठ जाएँ और अफ़हाम व तफ़हीम से ये कर लें, तो ये पंचायत तो नहीं है, कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है जिसने फैसला करना है येस एंड नो का। और दूसरा 90 दिन की बात हो रही है। मैं तो आप मुझे पाकिस्तानी तो मैं हूँ, लेकिन मैं बहरहाल पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, इसको मैं डिनाई नहीं करना चाहता। तो बात है कि सिर्फ पंजाब के ऊपर नज़ला क्यों गिर रहा है, KPK में 90 दिन वाली शिक जो है वो क्यों नहीं हो रही है, और उसके बाद जो रेफरेंसेस आई हैं उन पर दरामद क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक से भी अगर कोई सवाल करता है कि जनाब आपका 2 चादरें कहाँ से आईं, तो वो उनका पाबंद है जवाब देने का, या उन्होंने किया अपने आप को पाबंद। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को रजिस्ट्रार ये जवाब दे देता है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता ही नहीं है। क्या हो रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, क्या हो रहा है हमारे पार्लियामान में? क्या सुप्रीम कोर्ट मियाँ शहबाज शरीफ को कलअदम करने जा रही है, कंटेम्प्ट में चार्ज करने जा रही है? क्या वो अकेले जाएंगे कि उनके साथ 3-4 और बली के बकरे चढ़ेंगे, या हुकूमत वक्त कुछ करने जा रही है? क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो क्या क्या है वो तो मेरे शुरका मुझे बताएंगे। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब एहसन बून साहब ने, मुझे ज्वाइन किया है यासीन आज़ाद साहब ने, ये भी साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, मुझे ज्वाइन किया है जनाब यावर बुखारी ने। ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन हमारे भाई हैं छोटे और बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली यासीन आज़ाद साहब, आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है हमारी अदालत में, और कल क्या होने वाला है? सर, आज की जो सूरत हाल है और जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में इत्फाक कर लेती हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है, जिसका इज़हार आपने खुद किया है। और आज फिर दूसरी सबसे जो बड़ी बात हुई है कि आपने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस इशू किए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इस मैटर को शुरू से टेकअप किया था तो उस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों को आपने नोटिस क्यों नहीं किया, और आज क्या वजह थी कि आपने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को नोटिस किया और कहा कि आपस में पैचअप कर लें? हम वेलकम करते हैं अगर कंप्रोमाइज़ की कोई बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मामला खुद बैठ के तय करते हैं। और मेरा अपना जो ओपिनियन है शुरू से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मामला पार्लियामेंट के अंदर तय करने चाहिए और पॉलिटिकल मामला को अदालतों में नहीं लेके जाना चाहिए। उसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत गलत निकलता है। अब जो सूरत हाल आज पूरा दिन रही, 11:30 बजे का आपने टाइम पीरियड दिया, लेकिन करते करते मेरे ख्याल में 1-1:30 बजे के बाद आपने प्रोसीडिंग स्टार्ट की, और एक दफ़ा फिर आपने कहा जी हम डायरेक्शन देते हैं कि पैसा दे दें। उन्होंने जो कुछ कहना था राइटिंग में लिख कर दे दिया कि पैसा फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे रहे। और जो हमारी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मदद करनी है, वो आपको कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। आप जो सूरत हाल कल से या परसों से इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जज साहबान से जाके मिले, और उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पिटिशन आ गई और एक पाकिस्तान के शहरी ने एक पिटिशन फ़ाइल की। तो जो पाकिस्तान के शहरी ने पिटिशन फ़ाइल की उसमें ये कहा गया कि सारे इलेक्शन एक साथ कराए जाएँ। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपना ये ऑब्जर्वेशन भी दिया कि ये जो राय है कि तमाम इलेक्शन, ये बहुत अच्छी राय है, सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। ये तमाम लीगल कॉम्प्लिकेशन जो हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले आर्टिकल 63A का जो पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ
और एक पार्टी के 25 आदमियों ने वोट हमजा शहबाज को दिया, और उसके बाद आपने ये कह के कि ये 25 वोट काउंट नहीं होते, तो 63A के अंदर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वोट देंगे, वो नोटिफाई हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो वोट काउंट नहीं होते। वो पिटिशन अपनी जगह पे है, और वो दिन और आज दिन पंजाब का बहरान अपनी जगह पे मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि दोनों असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, KPK की भी और पंजाब की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पूरी तवज्जो सिर्फ पंजाब पे है। KPK के मुतालिक ख़ुद PTI जो है पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट पे गए, कुछ ऑब्जेक्शन लगा, और ऑब्जेक्शन के बाद वो जाके पेशावर हाई कोर्ट में बैठ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आइन का आर्टिकल 224 जिसमें 90 दिन में इलेक्शन कराने आपने, क्या सिर्फ पंजाब पे लागू होता है या बाकी सूबों पे लागू होता है? और जिस सूबे की असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, क्या उन पे यह लागू होता है या नहीं होता? इसके मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक KPK के मतलब किसी किस्म की कोई फाइंडिंग नहीं दी, और ये मामला अब जो है पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम इससे पहले बड़े डिटेल से तमाम मामलों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आने वाले दिन हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तकसीम बिल्कुल सामने है। आज भी पूरा दिन जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने एक कन्वेंशन से लंबा चौड़ा खिताब किया, और बात चीज़ों को बड़ी डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सो मोटो का वर्ड जो है आइन के आर्टिकल 1(3) में है ही नहीं है। ये कहीं मुझे बताएं कि फैज़ ईसा साहब और बंदयाल साहब अलग अलग कानून की किताबें तो नहीं पढ़ रहे? सर मेरे ख्याल में आइन तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने भी सो मोटो का कोई जुमला नहीं पढ़ा। आर्टिकल 184(3) में रिक्वायरमेंट यही है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू होना चाहिए, लोगों के बुनियादी राइट जो है अगर वो मजरू हो रहे हैं तो तब 184 में आप कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ वर्ड सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जुमला नहीं किया गया 184(3) में। तो बहरहाल उनका अपना ओपिनियन है। और जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 और 3 का और 3 और 2 का लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि ये 4 और 3 का फैसला है या 3 या 2 का फैसला है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, एहसन बून साहब नहीं कह रहे, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस कह रहे हैं कि ये 4 और 3 का फैसला है और 3 और 2 का फैसला है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का, तो अब मेरी समझ में नहीं आया, एहसन बुन साहब बैठे हुए हैं, जब आर्टिकल 63 वाला केस चला एक का, तो उस वक्त भी हम सबका सदूर 6 के करीब सुप्रीम कोर्ट गए। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके फुल कोर्ट बनाएं। ये बात चीज़ों के मामला बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और आप खुद अंदाज़ा कर लें कि माशी बहरान हमारे अपनी जगह पे मौजूद है, पॉलिटिकल बहरान हमारा अपनी जगह मौजूद है, आइनी बहरान हमारा अपनी जगह है। क्या टीम के कैप्टन के लिए ये ज़रूरी नहीं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त 15 जज हैं कि वो उनको साथ लेके चलें? 15 में से जब 9 रुकनी बेंच बनाई गई तो 2 तो ऐसे थे जो इस मामले में से बिल्कुल अलग हो गए। तो आज भी मैं अगर कहता हूँ कि अगर 13 रुकनी बेंच आप कंस्टिट्यूट करते हैं और बहुत सारे आइनी मामलात को टेकअप करते हैं, और टेकअप करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं, ये 90 दिन की रट तो मेरे नज़दीक आप बिल्कुल बेकार हो चुकी है। 90 दिन गुजर चुके हैं, आपने 90 दिन के अंदर किसी चीज़ को बेकार ना कहें, बेकार ना कहें, चीफ जस्टिस हैं, गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन इतने में बून साहब की करा रहे हो? नहीं, मुझे इसका कोई नहीं मामला। और सर मुझे तो है ना, मुझे तो है, बून साहब को पता है मैं कितनी अदालतों में खड़ा होता हूँ रोज जाके, मैं माफिया मांगनी पड़ती है, कमाल करते हैं आप जी। तो 90 डेज तो गुजर चुके हैं। सर मैं इमरान खान मेरा नाम नहीं है, मुझे माफ़ी नहीं मिलती, सिर्फ उसको लाडले को मिलती है, बस करे। मैं आपको मुबशर भाई ये बात करूं, जैसे आपने कहा कि इसकी डेविएशन की बात करें, बात ये है कि सबसे पहले जो 90 दिन की बात करें, बात यह है कि जो पहला फैसला आया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन तो जो है वो आ गई है। उस फैसले में एक ही गैर आइनी बात है जो उन्होंने कहा कि मिनिमम डेविएशन के साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन से आगे चले जाए। अगर 90 दिन की बात थी तो वो तो नज़रिया ज़रूरत आ गया। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब गुंजाइश वाली बात जो है वो तो उस फैसले से ही निकल गई। अब वो 8 अक्टूबर हो, वो 30 सितंबर हो, कोई भी हो,
वो अब डेविएशन तो हो चुकी है। अब आगे बात करने वाली जो आपने पहले इस गुंजाइश पे, दूसरी डेविएशन क्या आई है, जो पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एप्लीकेशन दी कि हमें पार्टी बनाया जाए, उनको नहीं सुना गया। दूसरी बात अब जो सामने आई है, इलेक्शन कमीशन के अपने वकील को नहीं सुना गया। मैं नहीं, जो बात करने वाली है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जब असद जो साहब हैं, असद साहब, असद, हाँ, उनको सेक्रेटरी जनरल, उनको जब बुलाया गया, 1 घंटे की हेयरिंग दी गई, और उसके अलावा जो वकील साहब थे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, असद उमर की बात करें, उनको भी घंटा सुना गया ये सारे मामलात में। तो अटॉर्नी जनरल ने जब कहा कि मेरी बात, उन्होंने कहा कि आपको सुनेंगे, उनको एक लफ्ज़ नहीं सुना गया। उसके बाद ये फैसला आ गया। अब मैं समझता हूँ उसमें दूसरी डेविएशन क्या आई कि जो आईने पाकिस्तान है, ये वो प्रोवाइड करता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियार है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे का, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को आप डायरेक्शन चलो दे देते कि आपने विद इन दिस स्पेसिफाइड पीरियड आपने करना है, शेड्यूल आपने दे दिया, इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन विड्रॉल होगी, इस दिन सिंबल होंगे, इस दिन फलां होगा। ये देखें, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसकी सबसे पहली जजमेंट जो आई वो आर्टिकल 63A पे आई। हम 8 साबिक से दूर गए, हमने रिक्वेस्ट की, और उसके हवाले से मैंने उस वक़्त बतौर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मैंने एक पटिशन फ़ाइल की उसके रिव्यू के लिए, चूँकि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक दैट वाज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं समझता था, और मैं एक तालिब इल्म के नाते मैंने वो रिव्यू फाइल किया, और दैट इज़ स्टिल पेंडिंग, दैट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड। उस आर्टिकल 63, आपका नाम इमरान खान है? 63 नहीं है ना, तो फिर क्यों लगेगी? मैं 63A के नतीजे में क्या हुआ, ये आईनी बहरान शुरू हुआ पंजाब से। एक गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हुई, जो बंदे थे, देखें, जो लॉयल्टी चेंज करता है आइन में उसकी सज़ा मौजूद है कि उस डी-सीट हो जाएगा, वो उसको सज़ा, लेकिन पहले वोट तो माना जाएगा, पहले वोट माना जाएगा, ठीक है, फिर सज़ा, हाँ, सज़ा बाद में है, पहले ऑफेंस होगा तो फिर सज़ा होगी। लेकिन इसमें विदाउट काउंटिंग ऑफ वोट सज़ा भी है। मुझे लगा कि ट्रैफिक सिग्नल जंप करेगा तो मैं इसको अरेस्ट कर दूं। मैं यही गुजारिश है ना। अब बात यह है कि वो डेविएशन तो जो है ना, वो 1, 2, 3, 4 स्टेप होके हो चुकी है। अब मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे अब जो ये जो आर्डर है, मुझे ये एतराज़ नहीं है, चूँकि डेविएशन तो पहले 3 दफ़ा हो चुकी है। जो आप और यासीन आज़ाद साहब बात कर रहे हैं ना, मुझे उस ऑब्जर्वेशन पे नहीं है एतराज़, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर नेक नीति से अगर कोई काम सारी पार्टियाँ मिल के भी कर लें इस मुल्क की बेहतरी के लिए तो ठीक है। मुझे एतराज़ एक और लफ्ज़ पे है, जो इसमें ये फरमाया गया है कि ये असम्बली से रेजोल्यूशन, ये बिल ना मंजूर ना होना नो कॉन्फिडेंस है। देखें, इसमें कोई ना डायरेक्शन है, ना पार्टी हेड की कोई डायरेक्शन है, ना किसी की डायरेक्शन है। असम्बली के मेंबरान ने अपनी विल एक्सरसाइज की है। तो हाउ कि सुप्रीम कोर्ट से ये ऑब्जर्वेशन आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है ही हैज़ लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द असम्बली, ये मुझे इस ऑब्जर्वेशन पे एतराज़ है कि आप एक और वज़ीर आज़म के विक्टिमाइज करने जा रहे हैं, जो मुझे एक मेरी परसेप्शन लग रहा है कि बली का बकरा चढ़ गया। मतलब ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही मेरे नुक्ता नज़र से, इसका मतलब है आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ फारिग हो रहे हैं? नहीं, मैं समझता नहीं, मेरा ख्याल है, मैं तो फिर भी जो वो क्या कहते हैं ना, खुश फहमी और खुशगुमानी पे बिलीव करता हूँ। किस बात पे? पिछले 6 महीने में ऐसी कौन सी चीज़ आई है? मैं समझता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये सारी अनाओं को छोड़कर एक अच्छे जज की तरह उन्होंने बड़ा अच्छा कैरियर गुजारा है, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद किसी साजिश का शिकार हुए हैं। वो साजिश क्या है, जब हम किसी बार काउंसिल में इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो हम हर मुतालबा माने जाते हैं, जा रहे होते हैं, जब हार रहे होते हैं अपने वोट पूरे करने के लिए।
तो मेरा ख्याल है वो यहाँ पे अदारे में वोट पूरे करने की तो फिर पहले वोट नहीं डलवाना था जूनियर जजेस को? आपने और आपके आजम वजीर तारड़ साहब ने करवाए थे। वो उन्होंने जो आप लोगों ने की है खुद सारों ने? जी हमने पूरी कोशिश की, मैंने कोशिश की, यासीन आज़ाद साहब ने कोशिश की, और एक मैं अंदर की बात आपको बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने लगा हूँ, मैंने पहले किसी चैनल पे नहीं ये बात की। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को हमने कायल कर लिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि मेरी बार्स का मेरे पे प्रेशर है, मुझे आप रेजिग्नेशन टेंडर करने दें, आप किसी और को भेज दें कि वो वोट कास्ट कर ले। प्राइम मिनिस्टर एग्री कर गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन लोगों से बात की जिनका तारड़ साहब ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने फरमाया था कि ये तनाव करें, ये आप इनके जज लें। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की तो प्राइम मिनिस्टर भी मान गया, वो भी मान गए कि ठीक है तारड़ साहब अगर नहीं बार के साथ चलना चाहते हैं रिज़ाइन दे लें। लेकिन ये मेरे फर्स्ट हैंड नॉलेज की बात है कि आगे से डिमांड आई कि यही बंदा वोट डालेगा, चूंकि इन्होंने जुलाई में मुझे लेट डाउन किया था बार के रेजोल्यूशन की वजह से। जब ये होगा तो जब आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अगर ऐसा कराते हैं, या हमें ये पता चलता है कि अटॉर्नी जनरल उनकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो फिर आप जब इतने लाड और नखरे उठाते हैं तो फिर आप अपने वजीर आजम को बली का बकरा बनाएं? नहीं जी, बात यह है कि दे शुड सफर नाउ, व्हाई दे डिड दिस रॉन्ग। अब उन्होंने खुद ये किया, बार के कहने के बावजूद प्लीज डोंट डू, और यही अपना लॉ मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने पूरी उनसे बैक भी किया कि मुझे रेजिग्नेशन दे लेने दो, आप ना करो, दिया उन्होंने, और दिया भी, बाद में दिया भी गया। और उन्होंने ये कहा है कि उस वक़्त की अस्करी ताकत ने मुझे गवर्नमेंट को ये फरमाया कि ये जाएगा। जब वो एग्री कर गए, नहीं, उन्होंने कहा नहीं यही जाएगा। एक तो पॉलिटिकली इसको डैमेज होगा इस गवर्नमेंट में और डिसक्रेडिट होगा, ये सारी बातें आई। अब बात यह है जहां इतनी अनाओं की दीवारें बड़ी हों तो फिर आप समझते हैं कि ये नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तो नहीं ठीक होना। शायद अल्लाह करे हमारे अंदर वो खौफ आ जाए कि हम इस मुल्क के लिए अपनी अना की कुर्बानी दे के। सर एहसन बून साहब, इस वक्त तारीख की है, आज 18 तारीख है, रात के 10:23 है, अभी तक तो वो एहसास नहीं आया हमारे में से किसी नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, मैं बड़ा उनका एहतराम भी करता हूँ, बड़ी कदर भी करता हूँ, और मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों को भांपते हुए जो ये इश्यूज़ क्रॉप अप हुए हैं, वो इस मुल्क को एक डगर पे पार्लिमानी जमहूरियत की बहाली के लिए काम करेंगे। और देखें, मैं फिर वो बात इसलिए नहीं करता, मैं पहले एक चैनल पे बात कर रहा हूँ कि ये सारे दोस्तों को पता होना चाहिए था कि जब मैंने पिटीशन बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फाइल की थी कि आर्टिकल 95 का प्रोसेस जो है वो हाल्ट कर दिया गया है अपनी ईगो की बुनियाद पे। एक प्राइम मिनिस्टर कहता है नहीं हम करने देंगे, आखिरी 15 मिनट रहते थे, 12 बजने में 15 मिनट रहते थे, तो उस वक़्त के स्पीकर ने रिज़ाइन किया कि आई कैन नॉट गो दी अगेंस्ट द कमांड ऑफ, तो लिहाजा मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो सरदार याद सादक ने टेक ओवर किया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। बात यह है कि जब आपको मैं कर रहा हूँ तो मैं आइन को नहीं मानता, जब आप कहते हो कि दूसरे बैठे हुए हैं वो ये क्यों नहीं कर रहे। आप इस खित्ते के लोगों का बिहेवियर देखें और फिर आप फिर इस चीज़ पे जिद करते हैं कि जी ये मैंने असम्बलियाँ तोड़नी है और इनको अपना मजबूर करना है कि जी पूरी असेंबली को कंटेम्प्ट लगाएं। नहीं, असम्बली तोड़नी है और फिर इनको मजबूर करना है कि इलेक्शन आप करवाएं। नो, अब बात यह है कि जब आप ये वही 20 मेंबर जब एक तरफ थे तो सारी जमहूरियत थी, जब वो 20 मेंबर अपनी अदरवाइज ओपिनियन के साथ दूसरी तरफ चले गए। अब बात मुझे एक और बड़ी अजीब तकलीफ होती है जब ये बात करते हैं ना टीवी पे बैठ के, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर, जब एक गए तो वो भी कहते हैं जी जनरल बाजवा ने हमें तबाह कर दिया, जब दूसरे आए वो कहते हैं हमें जनरल बाजवा ने तबाह कर दिया।
जबकि जनरल बाजवा ने पीटीआई को इनक्यूबेटर से लेकर वहाँ से फीडिंग करने तक एक अजदहा वो मुझे बना पता दिया। है, मैं उसके उसी सवाल- तरह ये दूसरे जब आए ये कहते हैं ना हमें जी वो साजिश, इनको उंगली पकड़ के उसने हुकूमत दे दी। सही। और ये भाई बात सुनो, आप दोनों उसके ले पालक हो, अब उसको क्यों ब्लेम करते हो? आप ये वो ही देखें वाज कि एबल अपने मैन। अपने कैरेक्टर की बात है। मुझे जनरल मुशर्रफ ने मिनिस्टर बनाया था, मैं आज तक मैं गलत नहीं कहता उनको, क्योंकि नहीं मैं ये मरूने मेहनत हूं। मैं ये कहता हूं कि ये मोहसिन कुछ लोग हैं भाई, उस बंदे ने 6 साल इस फौज के सिपा सलार पे के तौर पे गुजारे हैं और आप सारे उसको ये ज़रूरी करते रहे हो। आज एक दिन में वो नहीं रहा तो आप सारे उसको ब्लेम कर रहे हो। यावर बुखारी साहब, असल में बात यह है कि माशाल्लाह आपका सियासी कद बहुत बड़ा है, लेकिन आप उम्र में हमसे छोटे हैं, तो इसलिए आपको आपके साथ ज्यादती हुई, आपको बड़ा वेट करना पड़ा। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। नहीं मैंने सीखा बहुत कुछ है इनकी बातें सुन के। बट आपको पता है ना, हमारा रिश्ता ऐसा है, हमारा ताल्लुक ऐसा है कि हम आपको वेट करा सकते हैं। बेशक बेशक। बुखारी साहब, क्या लग रहा है आपको, वज़ीर आज़म की बली चढ़ने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। बली चढ़े ना चढ़े, मुबशिर भाई, मेन इशू ये है कि बड़े दिलचस्प मोड़ पे हम लोग खड़े हुए। यहाँ पे हर इदारे को फैसला करना है कि आइन को कैसे आगे लेके चलना है, इसकी इज्जत रखनी है नहीं रखनी है, या नज़रिए ज़रूरत सामने रखना है, चाहे जिस वक्त भी जिसने जो कुछ किया। आइन के साथ जो मजाक किया गया, चाहे फौजी डिक्टेटर्स आए, चाहे सियासी लोग आए और अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, लेकिन हकीकत में डिक्टेटरशिप की वो एक फ़िज़ा थी। तो इसको सही करने के लिए आई थिंक अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को हर चीज़ से बुलंद रख के और उसके मुताबिक फ़ैसले करे, और फिर हर किसी को एग्री करना भी चाहिए। हम लोगों को सिर्फ कौम को सियासी नारेबाजी की तरफ नहीं लेके जाना है, आइन के तकद्दुस के बारे में भी बताना है कि एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। एक वो डॉक्यूमेंट है कि जिसके बालादस्ती के लिए चाहे हमारे फौजी हैं, चाहे हमारे वजीर हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो उसकी बालादस्ती के लिए अपना हल्फ आइन उठाते में हैं। जो मर्जी हो, कानून में जो मर्जी हो, वो नहीं होगा जिससे इमरान खान को तकलीफ हो या उसको जरूरत पहुंचे, बस वो नहीं हमने करना। नहीं देखें हम लोगों ने तो कहा था जब सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे बैठा था, हमने अपने एतराज़ात किए थे। 3 मेंबर बेंच था, एतराज़ात किए, हम लोगों ने शोर भी मचाया, फिर उसके बाद हमने उसको परसू नहीं किया। वो इमरान खान के कोई हक में तो नहीं हुआ था, नाइंसाफ़ी हुई थी। हम लोगों ने कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको अप्रोच बकायदा किया गया कि आप क्या करें, कहते हैं हमें फोन करवा दें। उन्होंने ये कहा कि एक फोन करवा। बुखारी साहब, एक मिनट, बुगुन साहब हंस रहे हैं आपकी बात पे। क्यों जी बुगुन साहब, क्यों हंस रहे हैं? नहीं, वो मैं सिर्फ बुखारी साहब भाई हैं, मैं इनसे सुप्रीम कोर्ट रात को नहीं बैठा था। सुप्रीम कोर्ट के जज सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट में आके अपने चैम्बर में बैठे थे, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। वो देखें, हम लोग आईनी तौर पे, हम आईनी और कानूनी तौर पे बड़े जाहिल लोग हैं। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां भी चढ़ जाए तो वो बैठा था। हमें जो सामने नजर है, हम तो वही गाड़ी गेट के अंदर आ गई तो हमारे लिए बैठा हुआ है। बात बहुत है, वो काफी अभी यूसी इशू ये है कि जो अभी आप कहते हैं कि रियासत अवाम है और अवाम से रियासत है, तो हम लोगों को ये भी देखना है कि अवाम का रुख क्या है और क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। देखें, और हर इदारे की इज्जत वो बचानी भी है, उसको ख़ास तौर हमारे जुडिशरी की, आर्म फोर्सेस की, इनकी इज्जत हर चीज़ से अफजल क्यों होनी चाहिए कि एक हमारा मुहाफिज है जोग्राफाई सरहदों का, और दूसरा हमारे आइन का मुहाफिज है, इंसाफ और अदल का मुहाफिज है। अगर इन दोनों के ऊपर जिस तरीके से, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई नून का भाई है, कोई पीपल्स पार्टी का, JUI का, जो भी हैं, हम लोग जिस तरीके से अच्छा, मुझे सब ये बताएं, मुझे सब बुखारी साहब एक बात बताइएगा कि मैं तो ये चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में क्यों इलेक्शन करा रहा है अकेला, वो KPK में भी करवा देते। ये डिफरेंस क्यों किया उन्होंने?
नहीं, ये एक प्रेसिडेंस है ना। देखिए पंजाब का होगा तो आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। नहीं तो ऑलरेडी आइन की तो खिलाफ वर्जी कर बैठे। कैलेंडर है नहीं, कैलेंडर तो यही है ना केपीके में भी। नहीं, क्योंकि नहीं, वहां पे भी होना है इलेक्शन, तो पंजाब में होगा तो केपी में भी होगा। लेकिन देखिए मुसीबत क्या है, इन लोगों ने आइन की धज्जियां तो उड़ा दी। वो 90 दिन वाला मसला तो दोनों गवर्नर्स ने खिड़की से बाहर फेंक दिया। आइन की धज्जियां मानी उड़ी कि जब किसी को बगैर गुनाह के सजा के तौर पे उसको डी सीट कर दिया गया, वो आइन की धज्जियां नहीं थी। देखें जहां तक बात है डी सीट करने का, मुझे नहीं पता आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप मुझे वाज़ेह तौर पे बता दें मैं जवाब। नहीं, पंजाब असेंबली में डी सीट किसको किया गया था? उन लोगों को, पीएमएलक्यू के लोगों को जिन्होंने वोट देना था। पीएमएलएन अभी वोट नहीं दिया या अभी दिया नहीं था उन्होंने, या उनको गिना नहीं गया। नहीं, पीएमएलएन वालों ने तो वोट पीएमएलएन को दिया था, सरों ने दिया था। मैं तो असेंबली का हिस्सा था जी। पीटीआई मुनर्रिफ अराकीन की बात हो रही है। हाँ, मुनर्रिफ अराकीन की बात हो रही है यार, पीटीआई के। देखिए वो तो पीटीआई के थे ना। देखिए मुबश्शिर अभी वोट दिया तो नहीं था। नहीं, एक मिनट बुखारी साहब, गिना नहीं गया, वोट दिया नहीं था। आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं की, लेकिन आपको मैंने रेड लाइट क्रॉस करने का सजा जो है वो मैंने आपको दे दी। मुबश्शिर, मैं असेंबली में बैठा हुआ था राइट टिल दी एंड। ये मलिक अहमद खान से मेरा भाई है, नून के वो लॉ मिनिस्टर भी थे, उनसे पता कर ले। मेरे पास मलिक अहमद खान है, मैं और हसनैन दरिशक, समाबिया ताहिर और ख्याल कास्त्रो, हम लोग चारों बैठे हुए थे। काम का बंदा तो नहीं मेरे था पास आए मलिक अहमद खान, उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें, हम आप लोगों ने वॉकआउट कर लिया, आप इजाज़त दें तो हम रिजल्ट अनाउंस कर दें। मैंने कहा कतन नहीं, हमारे लोग से परवेज इलाही साहब को देखने गए, क्योंकि उनको हाथ के ऊपर जो डंडे लगे थे, सोजन हो गई थी, हम समझे शायद हड्डी टूट गई। तो लोग गए में आ रहे हैं वापस। परवेज इलाही साहब की अनार टूटी और कुछ नहीं टूटा। देखे हमारे तो वो बड़े हैं, हड्डी नहीं टूटी, बिल्कुल खुदा का शुक्र है। लेकिन आप सुने ना, फिर इन लोगों ने जब वोटिंग शुरू करवाई, मुबश्शिर, ये तो फिर बड़ी ज्यादती वाली जब वोटिंग शुरू करवाई, प्लीज सुन ले मुबश्शिर, सुन ले। जब उन्हें वोटिंग शुरू करवाई, पीटीआई के मुनर्रिफ हरकान से इन लोगों ने सबसे पहले वोट डलवाए। वो वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड भी है और उनके सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं कि नहीं किया। हम लोग बैठे इसलिए थे कि ये लोग कर रहे। जब आप काउंट ही नहीं कर रहे, असेंबली में हमसे गलती हुई थी, वो दोबारा ना हो। एक मिनट, जो आप काउंट नहीं कर रहे तो वो एप्लीकेबल नहीं है। बट बुखारी साहब, ये आपकी और मेरी अलग अलग सोच भी हो सकती है, ऐसे बहस कोई नहीं है। एहसन बून साहब, यासीन आज़ाद साहब, यावर बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद ये हीटेड डिस्कशन दोबारा शुरू होती है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। एहसन बून साहब, यासीन आज़ाद और यावर बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं। यासीन आज़ाद साहब, मुझे एक बात कहिएगा, ये मैंने खुलासा लिखा है ऑब्जर्वेशंस का कुछ। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करो हमारे हुक्म पर, मुज़ाकरात करो इस बात पर, मुज़ाकरात इतने अरसे में हों और मुज़ाकरात का नतीजा ये होगा, ना हुआ तो हम ये करेंगे। ये क्या हो रहा है? सर, मैं इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 3 दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मसलसल ये कहता रहा कि कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, हम कौन से कानून और आइन के तहत जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दें। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत का जन्म दिया उस वक्त, क्योंकि बाद में कानून और आइन ना होने के बावजूद आपने 6 महीने की एक्सटेंशन दी। फिर ये मामला पार्लियामेंट में गया, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब से कोई अगर ये बात सवाल करे कि अगर बाजवा साहब आपको काम नहीं करने दे रहे थे तो आपने उनकी एक्सटेंशन के लिए क्यों अप्लाई किया। और एक्सटेंशन में क्या हुआ कि उस वक्त पार्लियामेंट के बाद जब ये मामला गया तो उसमें जो उस वक्त की अपोजिशन थी उन्होंने भी बाजवा की एक्सटेंशन में भरपूर हिस्सा लिया। और आप जुल्म की इंतहा देखें कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट के अंदर होता है तो वह इलेक्शन लड़ता है तो उसको 172 या 175 या 180 वोट मिलते हैं, लेकिन जनरल बाजवा को 342 में से 341 वोट दिलाने वाला इमरान खान था। 3.5-4 साल तक आपने हुकूमत की,
आपका जुमला यही था कि बाजवा जैसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। जब तक बाजवा साहब आपकी हुकूमत करते रहे वो बहुत बेहतरीन आदमी थे। तो मैंने पहले भी एक दिन कहा था, अब भी ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब अगर आप वाकई इतने आज़ादमंद इंसान हैं तो जब ये मामला आया था वो आपको हुकूमत नहीं करने दे रहे थे, आप क्या मामले में मुदाखलत कर रहे थे, आप नेशनल मीडिया पे आ जाते, अवाम पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम से एड्रेस करते और ये कहते कि जनाब मुझे बाजवा साहब काम नहीं करने जाते, मैं बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर बाजवा साहब आपका वोट आप एतमाद का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उसमें आपका साथ देते तो आपने बाजवा साहब को कभी बुरा नहीं कहना था। लेकिन जब बाजवा साहब ने आपका साथ देना छोड़ दिया तो आपने बुरा वाला कहना शुरू कर दिया। ये तो अपनी एक हिस्ट्री है। अब जो सूरत हाल है, मैं ये तो कहता हूँ, मैं शुरू से ये बात कहता हूँ, अबून साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं अमूमन ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई वाहिद इदारा मुझे ऐसा बता दें जो इस वक्त राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मेरे नज़दीक एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमारे आइन के अंदर तमाम इदारों की हदूद मुकर्रर की गई हैं, हर एक की लिमिटेशन है, वो अपनी हदूद के अंदर रहकर अगर काम करेगा तो कोई एक दूसरे से शिकायत नहीं करेगा। क्या हमारे इदारे एक दूसरे के मामले में मुदाखलत करते हैं या नहीं करते? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है वो आइनी इदारा नहीं है? ठीक है, आपने अगर डेट फिक्स की कर दें, लेकिन शेड्यूल चेंज करना भी मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, चूँकि वो भी एक आइनी अदारा है, बाकी काम उसको करने देते तो ज़्यादा मुनासिब था। हमने हर चीज़ को अपने मिजाज के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कानून और आइन की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे इदारे आइन के मुताबिक चलते हैं? अगर आइन के मुताबिक चलते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो आज तकसीम है और सीनियर जजेस को किसी भी मामले में आप अपने साथ बैठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या ये इस बात की निशानदेही करता है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा? सवाल ये नहीं है यासीन भाई, सवाल ये नहीं है, सॉरी, सवाल यहाँ पे एक और है। मैं चलें कर देता हूँ, मैं बुरा आदमी बन जाता हूँ। एहसन बून साहब, फ़र्ज़ करें मुबशर लुकमान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, फ़र्ज़ कर लें, और मैं मुबशर लुकमान कह रहा हूँ, कोई और नहीं, सारे काबिल एहतराम हैं, हम बली के बकरे हैं, और मुबशर लुकमान अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी करते हैं, मुबशर लुकमान गलत फ़ैसले भी करता है, मुबशर लुकमान आइन को रीराइट भी करता है। मुबशर लुकमान के ख़िलाफ़ एक ही फोरम है जिस पे आप जा सकते हैं बहैसियत वकील के, और उसका भी सरबराह मुबशर लुकमान है। अब मुबशर लुकमान उसके ऊपर बैठा हुआ है, उन कर लो जो करना है। क्या बनेगा ऐसे मुल्क का? मैं आपको अर्ज़ करूं, हम हमेशा ब्लेम करते हैं जी, और बात जो हमारी ओवरऑल जो मेकअप है, हम कहते हैं कि शायद फ़ौज जो है ना हर जब भी आती है, चूँकि डेविएशन जब होती है, शुक्र करे फ़ौज आ जाए, इससे तो किलकत से जान नहीं, मैं आपको नहीं, मैं तो मार्शल लॉ के हक में हूँ। नहीं, देखें वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी नहीं। बात जो मैं आपसे को बात करने लगा हूँ वो बात ये है कि मैं इस चीज़ का बिल्कुल हामी हूँ कि जब बहैसियत जज भी अंडर द गार्प ऑफ इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट किसी वाज़े प्रोविजन को एब्रोगेट करता है या म्यूटिलेट करता है तो वो भी उसी आर्टिकल 6 का मुर्तकब होता है। लेकिन हम अप्लाई कौन करेगा जी? गवर्नमेंट। मानुल्लाह कंरानी साहब ने तो अप्लाई नहीं करना ना कि वो हाथ में काजल डांस करके नहीं, मार देंगे। गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। इस गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं करना। इस गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना, लेकिन गवर्नमेंट ने करना है ना। जो एक्ट है जो 1975 देखिए, मुझे कुछ बातें का समझ नहीं आती। मैं आपको चले एक नाम ले देता हूँ। मैं आपको पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता वरता नहीं। जस्टिस गुलजार थे। जस्टिस गुलजार कहते हैं कि मुझे 1962 वाला कराची चाहिए। कौन लाएगा कराची 1962 वाला उनके लिए? कराची की पॉपुलेशन क्या थी 1962 में और कराची की अभी क्या पॉपुलेशन है? फिर उन्होंने एक नस्ला टावर जिस तरह से गिराया वो पूरी दुनिया को पता है यार। आप इस तरह की बातें करते हैं अपने ताकत में, आपका ख्याल है खुदा माफ़ कर देगा इन बातों को? मैं आपको ये बात अर्ज करूं, मैं इसी बात पे की निशानदेही करते हुए जब हम अपनी विशेज़ एंड विम्स के मुताबिक फ़ैसले करते हैं
तो वहाँ आके ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। इसीलिए हम ये पिछली 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया बार काउंसिलें, बार एसोसिएशंस ये मुतालबा कर रही हैं कि जी आइन में ये अमेंडमेंट की जाए कि 184(3) जो है इसकी पावर को स्ट्रक्चर किया जाए। ये पावर किसी एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। बेंचेस बनाने के लिए आप एक मेकनिज़म तश्कील दें। हमने रिक्वेस्ट करते रहे हैं 5 की, इसी तरह हम कहते रहे हैं कि 184(3) की राइट ऑफ अपील होना चाहिए। इसी तरह हम कहते रहे हैं कि एक अर्जेंट केस फाइल हो तो विद इन वीक और 15 डेज़ लग जाना चाहिए। ये हम कहते रहे हैं कि जब राइट टू रिव्यू में चेंज ऑफ काउंसिल की होनी चाहिए। हाँ, इस वक्त ये आ गया है तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ईगो की भेंट ये कानून नहीं चलना चाहिए। जिस तरह हमारे पास हाल क्या है, मैं ये इसलिए कि अभी एक बच्चा पैदा होने के प्रोसेस में है, उसकी डिलीवरी को पहले ही रोक दिया, उस पर अमल दरामद रोक दिया। ये पहला मौका है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। बच्चा छोड़े पैदा होने वाले, इन्होंने तो माँ बाप की शादी को नाजायज़ कर दिया। मतलब वो तो बड़ा सख्त सी बात हो जाती है, लेकिन मेरे लिए बड़ी तकलीफ दह बात है कि एक बहैसियत कानून के तालिब इल्म के मैं रोज़ देखता हूँ कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसको रोक देना, इस पे अमल दरामद रोक देना, मैं समझता हूँ कि मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस साहब को तो बल्कि उन्होंने तो पौने 2 साल गुजार लिए, उनको ये खुश वेलकम करना चाहिए था कि बाकी आने वालों के लिए कम से कम ये एक चीज़ है जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी साहब आपसे क्या मैं पूछूं, आप क्या कहेंगे? दोनों आप साथियों की बातें आपने सुनी। देखें, ये तो लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, अभी उस्ताद भी हैं, हमें भाई भी ये तो सिखा रहे हैं। उस्ताद हैं। वो बातें सारी ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। स्टूडेंट तो पूरी ज़िंदगी बंदा रहता है ना, अगर उस्ताद बेहतर बनना चाहता है तो। सही बात है। देखें, इसके अंदर जो अभी आपकी बात, ये एहसन बून साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। होना चाहिए था, 20 साल से कर रहे थे। मेरा सवाल ये कि अभी क्यों, इस वक्त क्यों? वो इसलिए कि दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी क्यों नहीं? इन लोगों ने क्योंकि इनके मफाद के खिलाफ एक ज़रब लगी। अभी क्यों नहीं? मेरा सवाल है कि अभी क्यों, इस वक्त क्यों? इनको अभी नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे जनरल बाजवा की नहीं, जो जनरल बाजवा की ने एक्सटेंशन की बात की थी, आई टोटली एग्री विद हिम, आई एम टोटली ऑन बोर्ड विद हिम कि एक्सटेंशन किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आप राइट यूसर्व करते हैं, आप हक लेते हैं उन लोगों का कि जो अगली नस्ल अब तो आईन में आपने ऐसा एक मैकेनिज्म दे दिया, हर एक को मिलेगी, पूरी बात, हर एक को एक्सटेंशन मिलेगी। प्लीज अभी तो आसिम मुनीर साहब को प्लीज, एहसन भाई मेरी जरा बात सुन लें, मुबशिर भाई मेरी बात सुन ले जरा, प्लीज बात सुन ले। देखिए, ये मेरी ज़ात है जो कहती है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, अगलों को आना चाहिए। जहां तक बात की कि जब तक बाजवा साहब खान साहब के साथ चलते रहे तो ही वाज वेरी गुड, और जब नो कॉन्फिडेंस की मूव आई तो ही वाज वेरी बैड। देखिए, ये किसी को भी, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, वो चाहेगा कि सारे एक पेज पे हों और उनकी पॉलिसीज़ को साथ लेके चलें। जो बहस करनी है वो बंद कमरे में करें, आगे लेके चलें। यहाँ पे इशू आता है कि हम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करेंगे और दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। यहाँ पे अगर फ़ोन जाता है, मैं मिसाल देता हूँ MQM को, और वो आपको कहते हैं हमें फ़ोन करवा दें वहाँ से, तो ये कौन करवा रहा है? तो ऑब्वियसली ओवरनाइट आपका दोस्त दुश्मन भी बन सकता है, आपका दुश्मन दोस्त भी बन सकता है। तो एक मिनट मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं जो बात हुई है मुबशिर भाई, जो बात हुई है मैंने एग्जैक्टली वो बता दी। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताने लगा हूं कि चौधरी परवेज भाई ने पूरी कौम को बताया कि मुझे एक फोन आया था तो मैं पनी गाला चला गया। वो जायज है, वो कोशर है, वो हलाल है। ये ना करे ना बुखारी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, मेरी एक बात सुन लें। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मोहतरम इमरान खान हो, मोहतरम नवाज शरीफ हो, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब हो, मोहतरम फजल रहमान साहब हो, जितने भी हमारे अकाबरीन हैं सियासी, मैं सबको इज्जत से कह रहा हूँ कि जब ये लोग गलत करते हैं या सही नहीं करते, उस वक्त हमारी आंखें सुप्रीम कोर्ट पे होती हैं या हाई कोर्ट्स पे होती हैं,
और हम ये डिमांड करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो जिसे कहते हैं सीजर्स वाइफ इज अबव सस्पिशन, वो आपने शेक्सपियरियन डायलॉग सुना होगा, तो वो हम दे शुड बी अबव सस्पिशन। प्रॉब्लम ये है, और यही मैं 1 मिनट रह गया तो मैं 1 मिनट यासीन भाई से और 1 मिनट बून साहब से पूछ लूं। नहीं, मुबशर भाई एक आखिरी बात करूं, स्पीकर को अपना रोल प्ले करना चाहिए एज अ नॉन पार्टीजन पर्सन विद इन द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। स्पीकर पार्टीजन, आई एग्री विद यू, इसमें कोई दो एंड आई डिसएग्री विद द फैक्ट कि कोर्ट्स में ये बातें कभी नहीं जानी चाहिए। राइट। अब कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं यासीन साहब कि मैंने टीवी पे देखा था तो एक वफाकी वजीर जो थे वो ये कह रहे थे कि मुझे अक्टूबर में भी इलेक्शन ही नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इनका इरादा नहीं है। तो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें तो मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ऑनरेबल जजेस के ऊपर। मेरे नज़दीक तो जज साहिबान को मीडिया की ये खबरें ही नहीं देखनी चाहिए। जब वो इस टाइप की खबरें देते हैं तो एक माइंड मेकअप करते हैं कि भाई फलां आदमी ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना एक अजीम बहरान से दो चार है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम इदारों से अपील करता हूँ कि फॉर गॉड सेक अपनी अना की जंग छोड़ दें, पाकिस्तान की बका की जंग की बात करें। पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम को मसाइल से जो इस वक्त गुनागुन मसाइल के अंदर हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। वो इंसान ही होते हैं, वो हमसे मुख्तलिफ नहीं होते। उन्हें देखना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट को बतौर टूल। मैं माफ कर दो यार, फिर एक औखी गल करके जा रहे हो, पागल हो गए हैं सीएस गल से। क्यों देखें उसकी वजह नहीं, सुन ले, नहीं पढ़ते थे अखबार, बात जस्टिस कॉर्नेलियस अखबार नहीं पढ़ते थे। देखें आपके पास सीसीपीओ का केस आया, आपने उसमें एक ट्रांसफर मैटर में मेरी मर्जी एक नया काम शुरू कर दिया, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं आने दे रहे आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब कर ले इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ड्रैग किया गया उस केस राइट। में। हसन बून साहब, यासीन आजाद साहब, सैयद यावर बुखारी साहब, आप तीनों आजाद का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।